हेलो दोस्तों, मैं विजय प्रशांत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और मैंने 7 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ अभी। और बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और अप्रिसिएटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं वो। लेकिन कुछ ऐसे भी वीडियोज होते हैं जिसमें आधी अधूरी नॉलेज होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आखिर मार्केट में लोग गलतियां करते क्यों हैं और रिटर्न निकाल क्यों नहीं पाते हैं। तो आज उसी पर बात करेंगे। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल नया है तो अपना प्यार दिखाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। मैं इस वीडियो में आपसे 5 स्टॉक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को मैं बताने जाता हूं तो पहले तो बात आती है कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो वो कैसे रिलेट कर सकता है स्टॉक से। और अगर आप उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूं और मैंने अपने ये 7 ईयर के एक्सपीरियंस में यही देखा है कि लोगों को बहुत ही जल्दी रिटर्न चाहिए। बेशक स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन आप किसी कसीनो में नहीं काम कर रहे हैं कि आपको तुरंत अमीर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो एक रियलिस्टिक रिटर्न का ही आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और इसके लिए ये एक स्मॉल इनिशिएटिव है मेरा, ताकि मैं मतलब बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखकर एक्सपीरियंस करके मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि वो मतलब अपने हार्ड मनी को कि कहीं मतलब जैसे कि इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो स्मॉल कैप में करते हैं, या मतलब तुरंत फटाफट डबल ट्रिपल होने वाला मतलब स्कीम दिमाग में रख के वो ऐसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो लंबे समय बाद पूरे अपने पैसे को खो देते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो। कमेंट का एकदम जरूर क्योंकि कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि मैं अगर ये प्रयास कर रहा हूँ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और ये मैं जो भी स्टॉक ले रहा हूँ वो इंडिया में जो टॉप ब्रांड्स हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं एक टॉप ब्रांड का फिगर अपने माइंड में रख के एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हूँ और उसको रख के मैं स्टॉक चूज कर रहा हूँ। तो पहला स्टॉक मेरा एच डी एफ सी, जो नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। एच डी एफ सी बैंक टॉप मोस्ट ब्रांड है इंडिया का, और ये 20 बिलियन डॉलर्स का, 20 बिलियन डॉलर्स का वैल्यू रखता है। इसका ब्रांड वैल्यू है, मतलब इंडिया में इसका ब्रांड वैल्यू 20 बिलियन डॉलर्स का है। तो दोस्तों एच डी एफ सी बैंक में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आप फाइनेंशियल ट्रेंड से मालूम कर सकते हैं। देखिए, हमें ज़्यादा कुछ समझने और जानने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में, मार्केट में जो प्राइस है ना, जैसे कहते हैं ना कि भाव भगवान होता है, तो प्राइस जो होता है ना वो आपको सब कुछ बताते रहता है समय के साथ। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का जो साइकोलॉजी है लोगों का, वो जाके चूज करते हैं, देखते हैं कि सबसे लो में कौन है, सबसे लो के श्रेणी में कौन खड़ा है। 52 वीक्स लो चूज करेंगे और वो पैसा डालेंगे उसमें। क्योंकि ये मैं मतलब खुद खुद का जो साइकोलॉजी है, मैं मतलब एक कॉमन मैन की तरह बताता हूँ कि जब मैं शुरू में किया था ऐसे, तो मेरा भी यही साइकोलॉजी था। और जो भी लोग अभी शेयर मार्केट में पैसे लगाने आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि सर वो स्टॉक क्यों नहीं चूज किया जाए जो बहुत ही कम दाम में अभी मिल रहा है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाला जा सके।
तो ऐसा कुछ दोस्तों होता नहीं है, ठीक है। आपको ग्रोइंग बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप इसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को देख रहे हो, तो रेवेन्यू आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी इस कंपनी का कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। तो वाई ओ वाई प्रॉफिट और इसमें रेवेन्यू मैं आपको ग्राफ के हेल्प से पेश किया हूँ। और ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो इसमें आप कंपैरिजन तो करोगे ना कि कौन कौन से कंपनी है इस मतलब कंपनी के साथ जो ऐसे ही बिजनेस करते, तो उनके साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि HDFC बैंक मोस्ट वैल्यूएबल है। और आप देखो कि कोरोना के समय में ये बहुत ही तेजी से डाउन भी हुआ था, उसके बाद कितना तेजी से ये रिकवरी कर रहा है अपने साथ अपने बैंक मतलब मार्केट के साथ, जो कि मार्केट है हाल फिलहाल में 6 मंथ में आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो ये ग्रोइंग कंपनी है और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ और बात करते हैं, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ये हमें बताता है कि डिमांड क्या है, और एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज क्यों महंगी लगने लगती है और क्यों महंगी होती है मार्केट में, क्योंकि उसका ज़्यादा डिमांड है, और डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज करेगा समय के साथ साथ। अब देखो डाइवर्सिफाइड है इसका डिमांड, हर एक मतलब जैसे FIIs के पास भी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल तो आप देख ही लो 14% तक का है उनके पास, जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग केवल 10% है, आप देख सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनियां भी रखी हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां अगर रखी हैं तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये कंपनी में कितना वैल्यू है। म्यूचुअल फंड हाउस के पास भी है, प्रोमोटर्स इनके 26.1% रखे हैं। अदर DIS मतलब जो घरेलू निवेशक होते हैं तो उनके पास भी 4.28% है। तो ये सबके पास है, ठीक है। और देखो क्यों कहते हैं लोग कि 90% लोग मार्केट से पैसा नहीं बना पाते हैं, तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग देखो तो आप केवल 10-11% लोग ही इसमें निवेश करते हैं, उनके पास ही है 10% 11% ही हिस्सेदारी इसका कुछ लोगों के पास है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10% लोगों के पास ही है, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन केवल 90% हिस्सेदारी मतलब 100% में से केवल 11% ही लोगों के पास है, इंडिविजुअल्स के पास है, नहीं तो और सारे इंस्टीट्यूशंस के पास ही हैं। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके पास है। तो वो स्मार्ट मनी होता है और वो देख समझ कर ही पैसा निवेश करते हैं। कुछ और बात करते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी का एनालिसिस अगर करना है तो उसके चार्ट और वॉल्यूम को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ चार्ट को प्लॉट किया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो करेंट वैल्यू है 10,444 रुपये, और मेरा जो बाइंग वैल्यू था वो 10,022 रुपये से, मतलब जैसे कि मैं किसी भी मंथ में अगर बाई करने जाता हूँ, आपको मैं बता ही चुका हूँ कि मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, तो अगर मैं बाई करता हूँ तो ये सपोर्ट पर ही मैं बाई करता हूँ, और सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ होता नहीं है। अगर मान लो कि ऊपर से नीचे आके वो प्राइस उस लाइन को टच कर रहा है तो वो उसके लिए सपोर्ट होगा, नीचे से ऊपर जाता है तो वो उसके लिए रेसिस्टेंस होगा। तो एक जो लेवल आता है कैलकुलेट किया जाता है, वो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। और हमको बिल्कुल ही किसी भी शेयर में ऐसे ही मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आप उसके सपोर्ट पर जाके खरीदें, और कहीं अगर रेसिस्टेंस मिले उसको, तो आप अगर कहीं मार्केट में वो जैसे कि मोमेंटम पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं तो आप उस समय कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। आप बिना प्रॉफिट बुक किए कभी भी ये कह नहीं सकते हैं कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसा भी होता है कि वो लगातार खरीदते जाते हैं और पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। तो आपके पास कैसा कितना अमाउंट है, कितना कैपिटल लेके मार्केट में आते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये किसी और वीडियो में बात करेंगे कि एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं
नहीं तो आगे के स्टॉक्स पर बात करते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होते चला जाएगा। दोस्तों अगला स्टॉक जो है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। ये स्टॉक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि LIC का वैल्यू बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है इंडिया की, ब्रांड वैल्यू भी अच्छा है, और इसका फाइनेंशियल ट्रैक आप देखेंगे तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ है कंटिन्यूअसली, और इसका प्रॉफिट में भी ग्रोथ आप देख रहे हो। और LIC है तो ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए भी LIC को चूज करते हैं, तो क्यों नहीं फाइनेंशियल को सिक्योर करने के लिए हम LIC को चूज करें। आप इसके अदर कंपनी से तुलना करो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सॉलिड कंपनी है, जो कि मतलब ज़्यादा आप इसमें मतलब प्राइस को वोलेटाइल, मतलब ज़्यादा प्राइस इसका वोलेटिलिटी में नहीं है, ठीक है। और अभी तो जैसे फाइनेंशियल कंडीशन का स्थिति तो आप जानते ही हो कि फाइनेंस पर ज़्यादा प्रेशर है कोरोना के कारण। तब पर भी LIC जब मतलब 1 ईयर में आप अगर इसका रिटर्न देखो तो 31.38% का डाउन ट्रेंड में है, मतलब अभी माइनस में है, लेकिन ये 6 मंथ में आपका उतना रिकवर भी कर चुका है। तो एक अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, और जिस तरह से फाइनेंस परफॉर्म कर रहा है उसके अपेक्षा में देखा जाए अदर कंपनियों के साथ आप अगर तुलना करते हो तो आपको इसमें ज़रूर वैल्यू नज़र आएगी। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें भी आप देख लो कि सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है, और FIIs का तो ज़्यादा ही मतलब और DIIs का पार्टिसिपेशन है। प्रोमोटर्स इसमें 40.31% रखते हैं, और अगेन दोस्तों इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 10% से भी कम है। तो मैं वही 90% वाला क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो चार्ट आप देखोगे तो ये जो 263 रुपया 37 पैसा 263.37 जो प्राइस है, ये मैंने नई खरीदारी के लिए तैयार कर रखा था, और यहाँ पर मैंने बाई किया है शेयर को, और अभी मैं उसे होल्ड भी कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा प्राइस था मुझे, जैसे कि आपको मैं बता ही चुका हूँ कि मैं सपोर्ट पर खरीदता हूँ और रेसिस्टेंस पर उसे निकाल देता हूँ। रेसिस्टेंस जब भी आता है किसी भी शेयर का तो मैं उसे निकाल देता हूँ। ये एक मोमेंटम पोर्टफोलियो मैनेज करने का तरीका होता है, और मोमेंटम पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं, इसको भी हम बात करेंगे। पोर्टफोलियो अलग है, पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम ये वीडियो को तो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोमेंटम पोर्टफोलियो होता है जिसे हम मोमेंटम में रखते हैं, मतलब जैसे उसको बदलते रहते हैं, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम जाते रहते हैं, ताकि एक बहुत बढ़िया, मतलब जैसे कि इसमें ये अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि आप बहुत ही बड़ा रिटर्न निकाल लो, ठीक है। क्योंकि जब हमने रिलायंस लिया था तो रिलायंस को भी हमने बहुत जल्दी ही निकाल दिया था, जो कि रिलायंस हमने 1200 समथिंग में लिया था और 1600 तक में निकल गए थे। 2000 का भी वेट कर सकते थे, लेकिन हमारा क्या है कि हम शेयर को मोमेंटम में रखते हैं ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। क्योंकि बहुत ऐसा भी शेयर होता है कि अगर आप उसको मोमेंट नहीं करते रहे तो लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रह जा सकता है। जैसे यस बैंक आप देख सकते हो कि यस बैंक में, पीसी ज्वेलर्स में 2018 के बाद कितने लोग फंस गए, वकरंजी, ये सब बहुत सारे शेयर हैं शेयर मार्केट में, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते थे, और अभी का क्या हाल है। DHFL तो आप जानते ही हैं, ILFS का क्राइसिस, तो बहुत 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 कुछ है। तो अभी आगे देखते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं इस वीडियो को। तो अगला शेयर है मेरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और ये मैं जो आपको जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये हर एक शेयर जो है वो आपका अलग अलग, जैसे कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करता है। हाँ हाँ, सेक्टर दिमाग में, तो अलग अलग सेक्टर से इसलिए लेने का कारण मेरा है कि हर एक सेक्टर में आप अपने पैसे को डालो,
ताकि अगर मान लो जैसे कि क्या है कि अभी कोरोना के समय में फार्मा और आईटी सेक्टर कितना बूमिंग कर रहे हैं, तो कॉजेज है ना कि इनकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो डिमांड किसी भी सेक्टर का किसी पार्टिकुलर समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक वैसा वेवर रिटर्न मिल सके, इसलिए मैं एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को तैयार करने के लिए अलग अलग फील्ड से जैसे कि शेयर को मैंने चूज किया है। ये अगेन बात करेंगे तो ब्रांड वैल्यू पर, तो ये टाटा कंसल्टेंसी का भी आप ब्रांड वैल्यू देख रहे हो, $14.5 बिलियन का है। और फाइनेंशियल ट्रेंड देखो दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रेंड इसका भी आप देख के समझ सकते हैं कि कंटिन्यू ये ईयर ऑन ईयर ग्रोइंग है, ठीक है। और उसके बाद इसका कंपैरिजन करें तो क्या बात है, मतलब जैसे कि टीसीएस का तो कौन नाम नहीं जानता है। और टीसीएस इन्फोसिस जो हैं अपने मतलब आईटी सेक्टर में सबसे ही ज़्यादा मतलब लोकप्रिय शेयर भी हैं। और टीसीएस अभी इसलिए चूज किया गया, इन्फोसिस को क्यों नहीं चूज किया गया? इन्फोसिस तो इससे भी मतलब अच्छा वैल्यू रखता है। तो इन्फोसिस को इसलिए मैंने नहीं चूज किया, इन्फोसिस भी बहुत ही अच्छी शेयर है, लेकिन मेरा मतलब टीसीएस पर फोकस इसलिए था कि टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही अपने क्लास में मतलब अच्छे क्वालिटी, अच्छे वैल्यू रखते हैं। और अगर देखा जाए तो टीसीएस अभी आपको इन्फोसिस के कंपैरिजन में बहुत ही कम वैल्यू पर मिल रहा है, अवेलेबल है मार्केट में, तो आप टीसीएस के साथ जा सकते हो। इसलिए मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यहाँ पर शामिल किया हूँ वीडियो में। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन देख लो, तो इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, ये तो 5% से भी लोअर हो गए। प्रोमोटर्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जैसे कि प्रोमोटर्स का स्टेक इसमें देख लो 72.05% है। और सब लोगों के पास है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो आप म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इस कंपनी पर। इसके अगेन चार्ट को भी देखते हैं, तो मेरा न्यू बाई था जो वो अभी तो देखिए आईटी सेक्टर बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी सेक्टर। तो इसमें आप एंट्री डिसाइड करना आपको काफ़ी ही मुश्किल होता है। और अभी अगर मैं अपने क्लाइंट्स की बात करूं तो वो ज़्यादातर लोग यही चूज प्रेफर कर रहे हैं, आईटी सेक्टर को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो वो प्राइस इसमें ढूंढते हैं, तो इसमें एक प्राइस को एलोकेट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर प्राइस देखा जाए कि 2300 या 2300 या 2350 एक अच्छा प्राइस था, 2350। और मैंने उस प्राइस को भी चूज किया है कि ये प्राइस पर अगर हम बाई करते हैं तो ये वैल्यू इन्वेस्ट होगा, और वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप एक अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे। और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं। अगला शेयर है अगेन भारती एयरटेल लिमिटेड। ये शेयर लेने का यहाँ पर मुझे रिलायंस का ये था कि मतलब मैं रिलायंस को शामिल करूँ। रिलायंस इंडस्ट्री को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि अभी जो प्राइस पर वो चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें नए निवेश को शामिल करना अभी वैल्यूएबल उतना लगता नहीं है। क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट भी अभी अपना निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है, तेजी से रिकवरी किया है, और रिलायंस सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो उसने भी मतलब अपने ऑल टाइम हाई बनाए हैं, ठीक है। तो अभी रिलायंस में अगर आप पैसे लगाते हो तो रिलायंस में आप, ऐसा नहीं है कि रिलायंस कंपनी अच्छी नहीं है और आपका रिटर्न नहीं बनेगा, आप ग्रो नहीं करोगे। रिलायंस का तो हमारा इवेंट टारगेट है 2500 रुपीज़ का, मतलब 2500 रुपये तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि मार्च तक हमारा ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन दोस्तों हम उस कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि जो अभी हमें सस्ते दामों में मिल जा रही है। तो भारती एयरटेल का ब्रांड वैल्यू देखो इंडिया में, रिलायंस को टक्कर देने वाला अगर टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी कोई है तो वो भारती एयरटेल ही है। और अगर आप रिलायंस का सर्विस और भारती एयरटेल, जैसे रिलायंस का जियो का सर्विस और भारती एयरटेल में से एयरटेल का जो सर्विस आप यूज करते हो, तो उसमें आप डिफरेंस कर पाते होंगे।
तो क्यों नहीं इस कंपनी को अपने लिस्ट में, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए। और यही समझ के इसके मैंने रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड समथिंग फाइनेंशियल ट्रेंड को रिकॉर्ड करने की, रिलेट करने की कोशिश की। तो ये इसमें देखो कि आप जैसे कि फाइनेंशियल ट्रेंड आपको ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगेगा, लेकिन इस सेक्टर में ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। टेलीकॉम सेक्टर में 2G जो स्पेक्ट्रम का नीलामी हुआ था, उसके बाद से जो जियो का 4G का आगमन हुआ इंडिया में, वो पूरा ही मार्केट को बदल के रख दिया है। जिससे अभी देखो तो 3 ही केवल प्लेयर बाकी मतलब बच गए हैं। जैसे वोडाफोन और आइडिया तो मर्ज हो गए हैं, तो एक ही कंपनी बन गया है। तो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और आप ये जियो, रिलायंस का जियो, तो ये 3 प्लेयर हैं। तो इसमें अगर आप एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखो जियो के साथ जो कंपटीशन करेगा, आप लोग कहेंगे कि क्यों नहीं, हम जियो में ही क्यों ना इन्वेस्ट करें। तो अगर आप देखोगे तो एकल बिजनेस में, मतलब एक जियो रिलायंस का जैसे कि सब सब सब्सिडरी के तौर पर है, ठीक है। लेकिन आप इसमें देखो तो एयरटेल का ये मेन टेलीकॉम का ही बिजनेस है केवल, और ये फोकस्ड बिजनेस है, और इनका नेटवर्क सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और ये सारे कुछ मैनेज भी अच्छे से करते हैं। लेकिन जो AGR ड्यूज हैं, ये सब को लेकर फाइनेंशियल ट्रेंड थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ है, और मुझे होप है कि ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड ट्रैक पर आएगा एज कंपेरिजन टू वोडाफोन। तो हम इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये एक ऐसी कंपनी इसलिए मैंने चूज किया है कि ये आपको वैल्यू ऑफ मनी करके देगी, और आप इस कंडीशन में इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि इस कंडीशन में आपको जैसे कि वर्क फ्रॉम होम है, तो जो मतलब जैसे कि नेट और इंटरनेट और ये सब की खपत ज़्यादा है, तो जो इसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भारतीय एयरटेल का सर्विस बहुत ही अच्छा है। तो इस कंपनी के साथ जा सकते हो। कंपेयर करेंगे इनके मतलब साथ के कंपनियों के साथ, तो आप देख सकते हो कि साथ के कंपनियों के साथ इसका कितना कॉन्सोलिडेट रिटर्न है, और ये 1 ईयर का भी रिटर्न देखो तो अभी तो टेलीकॉम का कहना क्या, टेलीकॉम के लिए तो वारे न्यारे हो गए हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में सभी लोग इसका जम के यूज कर रहे हैं, इसी पर सारे काम डिपेंडेंट हो गए हैं। तो आप रिटर्न इससे निकाल सकते हो, और मोमेंटम पोर्टफोलियो में भारतीय एयरटेल को शामिल करना कहीं से भी गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा है और वैल्यू फॉर मनी होगा। अगला देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगेन सबके पास है, अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो सारे इंस्टीट्यूशन के पास है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग में देखो कितना कम परसेंटेज है इसका। तो आप समझ सकते हो कि क्यों लेना चाहिए कंपनी, क्योंकि मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स में बहुत कम है तो आप इस कंपनी को बाई करो, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। ये कंपनी इसलिए लेना चाहिए दोस्तों क्योंकि ये कंपनी वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, और इस कंडीशन में आप इसमें रिटर्न निकालोगे क्योंकि इस कंडीशन में डिमांड में है ये, ठीक है। और आप सारे सेक्टर्स मतलब जैसे कि सारे इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के पास है। निफ्टी में आप देखो तो निफ्टी में भी इसका एलोकेशन अच्छा है भारतीय एयरटेल का, और अभी ये कम प्राइस में मिल रहा है। तो कम प्राइस में मिल रहा है तो आप इस कंपनी को जरूर बाई करें, मेरा रिकमेंडेशन है। और मेरा जो रिकमेंडेशन था वो 414 रुपये 70 पैसा से हम हमारा बाई करने का रिकमेंडेशन था, तो हमने उस पर फोकस रखा था। हमने 415-17 रुपये से बाई किया भी है इसको। तो अभी देखते हैं, और हमारा टारगेट जो है इसमें वो 471 रुपये का है। तो अभी देखते हैं कि क्या वैल्यू फॉर मनी बन पाएगा हमारे लिए या नहीं। लास्ट जो कंपनी है एशियन पेंट्स है। देखो एशियन पेंट्स लिमिटेड जो कंपनी मैंने चूज किया है वो इसलिए चूज किया है क्योंकि देखो अभी पेंट इंडस्ट्री इंडिया में इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा था अभी के समय से। जैसे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो कहीं भी तो वैसा कोई डिमांड नहीं होता है लग्जरियस
लुक और ये का बहुत ही कम डिमांड होता है डिमांड, लेकिन बहुत ही कम डिमांड है। तो वैसे में अगर एशियन पेंट का आप ब्रांड वैल्यू देखोगे तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव ब्रांड वैल्यू है और आपका ध्यान को खींचता है। और रियल में इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी आप देखो तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी इम्प्रेसिव है। और आप प्रॉफिट को देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज ही कर रहा है। और पेंट कंपनी में एक है बर्जर पेंट, भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन बर्जर पेंट का को नहीं लेना इसलिए मतलब जैसे कि बर्जर पेंट को नहीं हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर, क्योंकि हम चाहते थे कि जो कंपनी हमें सस्ते वैल्यू पर अभी मिल रही है, अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं कि हम कोई पेनी स्टॉक उठा लेंगे उसके बारे में आपको अट्रैक्ट करेंगे और लोगों को लगेगा कि 2 रुपए 3 रुपए का तो शेयर है, चलो 100 रुपए में खरीद लेते हैं कुछ क्वांटिटी। तो आप वैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके कुछ पैसे नहीं बना पाओगे। आप एक ही शेयर खरीदो, लेकिन आप वैल्यूएबल शेयर खरीदो जो कि अच्छा ब्रांड वैल्यू रखता है, तो आपको जरूर ही रिटर्न निकल के आएगा। ठीक है, तो आप एशियन पेंट का ब्रांड वैल्यू जानते ही हैं कि क्या है। और अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख रहे हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगेन सबके पास है इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस, एफआईआईज और डीआईएस प्रोमोटर्स भी देखो इसमें 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। तो एक अच्छी कंपनी है दोस्तों। और इसका जो हमारा खरीदारी का रेट था, मतलब जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि इसको हम 1871 रुपए पर बाई करेंगे। और अभी देखो ये कोरोना के बाद बहुत ही अच्छे से रिकवर किया है प्राइस को। और हम जैसे कि उतना तो मतलब जैसे नहीं कहेंगे कि मतलब परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये कंपनी आपको जरूर आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न देती रहेगी। और मोमेंटम पोर्टफोलियो में वैसे ही शेयर को चूज करना चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस होता हो। ठीक है, आप ऐसे शेयर को चूज करेंगे कि वो पेनी हो स्टॉक हो, आप ऐसे शेयर को चूज करेंगे जो कि गवर्नमेंट कंपनी हो, जैसे कोल इंडिया को आप चूज कर लो, तो ये सब शेयर आपको क्या करेंगे, नीचे आपको पाताल लोक में ले जाएंगे। पाताल लोक आपने देखा होगा। तो इसलिए आप वैसे ही शेयर को जिसका ब्रांड वैल्यू अभी इंडिया में हो और वो डिमांड में हो, और ऐसे कंपनियां का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट का डिमांड कभी भी किसी भी कंडीशन में, मुझे तो नहीं लगता है कि अब तो मतलब कोरोना भी एक नई चीज है जो कि हम अभी देख रहे हैं, तो और भी कुछ नई चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन कंपनियों का डिमांड घटेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।